भरी निगाहें सामने की तरफ थी, जहां इस वक्त हजारों योद्धा मौजूद थे। इन योद्धाओं को वहां देखकर दिगांग साम्राज्य के योद्धा घबराए हुए दिख रहे थे। सामने खड़े हजारों योद्धाओं की शक्तियां बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थीं और उनके हमलों के सामने शायद दिगांग साम्राज्य के योद्धा बच ही नहीं पाते। यही वजह थी कि वो लोग इतने परेशान लग रहे थे। मीरा आंटी ने उस फौज को देखा और उनकी सांसें बढ़ने लगी। उन्हें सबसे ज्यादा डर हजारों की उस फौज से नहीं लग रहा था, बल्कि उस फौज में सबसे आगे खड़े 10 योद्धाओं से लग रहा था। मीरा आंटी एक शुरुआती महाप्राण थी, इसलिए उन सभी लोगों के सामने वो कुछ नहीं कर पाती। तभी लानिया ने भी उस फौज को गौर से देखना शुरू किया, लेकिन घबराहट के बावजूद उसने कुछ सोचते हुए कहा, मीरा आंटी, ये लोग मीरांश दल के योद्धा तो नहीं लग रहे हैं। ये सुनकर मीरा आंटी ने अपनी घबराहट को काबू करते हुए कहा, देखिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? मेरा नाम है मीरा और मैं स्वर्ग राज शुद्धि दल की बुजुर्ग हूँ। अगर हम लोगों ने आपको किसी भी तरह नाराज किया हो तो मैं उसकी माफी अभी के अभी मांगती हूँ। लानी और बाकी योद्धा भी उन्हें इस तरह माफी मांगते देख हैरान रह गए। वो भी जानते थे कि स्वर्ग राज शुद्धि दल के बुजुर्ग होने के नाते उनका रुतबा और औहदा कितना ऊंचा था। इसके बावजूद वो इस वक्त माफी मांगने तक को तैयार थी, ताकि लानिया और दिगांग साम्राज्य के बाकी योद्धा सही सलामत बच जाए। इस पर मीरा आंटी ने तुरंत लानिया और आसपास के बाकी योद्धाओं से धीमी आवाज में कहा, सभी लोग इन्हें नमस्ते करो, हम इन्हें नाराज नहीं कर सकते हैं। आगे खड़े सभी योद्धा हमारी लीडर जितने ही ताकतवर हैं। उनकी ताकत के बारे में सुनकर लानिया और बाकियों के चेहरों का रंग बदलने लगा। इस दौरान सभी के दिल में यह सवाल गूंज रहा था कि आखिर सामने खड़ी हजारों की फौज किसकी थी और कहां से आई थी। इतने ताकतवर लोग तो स्वर्ग राज शुद्धि दल जैसे महान दल में भी नहीं थे। तभी लानिया को देखा कि सामने खड़े योद्धा धीरे धीरे चलकर उनकी तरफ आने लगे थे। तब उनमें से एक ने लानिया को देखकर कहा, लानिया, इतने साल हो गए हमें मिले, उम्मीद करता हूं कि तुम ठीक हो। ये बात सुनकर मीरा आंटी के चेहरे पर भी हैरानी दिखने लगी कि आखिर इस कदर ताकतवर योद्धा लानिया को कैसे जानता था। ऐसी हैरानी खुद लानिया के चेहरे पर भी थी और वो एक नजर मीरा आंटी को देखकर गौर से सामने खड़े लोगों की तरफ देखने लगी। जिस योद्धा ने उससे ये बात कही थी वो असल में एक दुबला लड़का था जो उम्र में उसके जितना ही लग रहा था। उस लड़के को देखकर लानिया एक पल के लिए सोच में पड़ गई, क्योंकि उसे वो चेहरा पहचाना हुआ सा लग रहा था। कुछ पलों तक उसे देखते रहने के बाद लानिया ने हड़बड़ाते हुए कहा, तुम तो ध्रुव रायजादा हो, लेकिन तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? छोटू का नाम सुनकर मीरा आंटी भी गौर से उस लड़के को देखने लगी, लेकिन उन्हें तो छोटू के बारे में कुछ याद ही नहीं आया। तभी लानिया ने हड़बड़ाकर मीरा आंटी को बताया, मीरा आंटी, ये वही ध्रुव रायजादा है जो यावर दल में था। 3 साल पहले मीरांश दल के तीनों लीडर्स के हमलों की वजह से इसे पूर्वी हिस्सा छोड़कर भागना पड़ा था। हम लोग 100 साम्राज्यों की जंग के दौरान मिले थे। लानिया की बात सुनकर मीरा आंटी की हैरानी और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब उन्हें कुछ कुछ याद आने लगा था। वो घूरते हुए उस लड़के को देखती रही जो उनके हैरानी से भरे चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी छोटू ने मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए आगे कहा, ये जानकर अच्छा लगा कि तुम अभी भी मुझे पहचानती हो लानिया। इस पर लानिया ने चेहरे पर बेइंतहा खुशी के साथ हड़बड़ाते हुए कहा, तुम तो पूर्वी हिस्से से चले गए थे मीरांश दल के लीडर्स की वजह से। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जिंदा बच सकते हो। तुम्हें पता है, सूरी अभी भी तुम्हारे बारे में सोचती रहती है, और अरान्या भी, उसने भी मुझसे तुम्हारा जिक्र किया था कुछ वक्त पहले। वो लोग तुम्हें जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। जब छोटू ने सूरी और अरान्या का नाम सुना तो उसे दोनों से जुड़ी बातें याद आने लगी। जहां सूरी छोटू को अपने बड़े भाई की तरह देखती थी, वहीं अरान्या वो लड़की थी जिसके प्यार में छोटू 100 साम्राज्यों की जंग में हिस्सा लेना चाहता था। उस जंग में हिस्सा लेने के बाद से छोटू का सफर पूरी तरह बदल गया था, इसलिए अरान्या के बारे में सोचकर छोटू एक पल के लिए जैसे कहीं खो गया। फिर छोटू खुद को संभालते हुए कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखों में अजीब सी चमक दिखने लगी। इस चमक के साथ उसने तुरंत अपनी नजरें दूर दिखाई देते ढेर सारे लोगों की तरफ की। वो लोग काफी ताकतवर लग रहे थे और छोटू और बाकियों की तरफ ही बढ़ रहे थे। इस दौरान मीरा आंटी और लानिया को भी वो हलचल महसूस हुई और उनकी आंखों में घबराहट नजर आने लगी। इतने में ध्रुव शौर्य चलकर आगे आया और उसने छोटू के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, छोटू, ये जो लोग तेजी से हमारा स्वागत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारे खास मीरांश दल से हैं, तो चल इन्हें अपनी खातिरदारी का नमूना दिखा दे। ये सुनकर छोटू की आंखों में अजीब सी बेरहमी नजर आने लगी। उसने तुरंत परलोकी ड्रैगन वजीर की तरफ देखकर इशारा किया, जिसे समझते हुए परलोकी ड्रैगन वजीर अचानक वहां से गायब हो गया। कुछ पलों बाद दूर से आते लोगों में दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी। लानिया और बाकियों ने उस ओर नजरें घुमाते हुए देखा कि मीरांश दल के ताकतवर लोग, जिन्हें मीरा आंटी भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी, एक झटके में मारे जा रहे थे, बल्कि वो एक अकेले ड्रैगन वजीर के सामने कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। कुछ देर बाद परलोकी ड्रैगन वजीर वापस लौट आया और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसके शरीर पर खून की एक बूंद तक नहीं दिख रही थी, लेकिन लानिया और बाकी लोग उसे देखकर समझ गए थे कि वो खून की नदियां बहाकर वहां लौटा था।
लानी और मीरा आंटी जानती थी कि जिन लोगों को ड्रैगन वजीर इतनी आसानी से खत्म करके आया था उसमें 3 महाप्राण रैंक के योद्धा थे। इसका मतलब एक तरह से असली खौफ मीरांश दल वालों से नहीं बल्कि छोटू और उसके साथ आए योद्धाओं से महसूस किया जाना था। पर क्योंकि छोटू और उसके साथी लानिया के दोस्त थे, इसका मतलब मीरा आंटी और बाकियों की घबराहट अजीब सी खुशी में बदल गई। तभी लानिया ने छोटू की तरफ देखकर चैन की सांस लेते हुए कहा, ध्रुव, हमें बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर छोटू ने मुस्कुराकर उससे कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे लानिया, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि हम फिलहाल पूर्वी हिस्से के किस इलाके में हैं? उसकी बात पर लानिया ने हल्के अफसोस के साथ कहा, यह पूर्वी हिस्से का दक्षिणी इलाका है ध्रुव। देखा जाए तो यह जगह हमारे दिगांग साम्राज्य और उत्तरी पहाड़ी की सरहद है, लेकिन अब मेरा दिगांग साम्राज्य खत्म हो चुका है। हम तो ये भी दावे के साथ नहीं कह सकते कि स्वर्गराज शुद्धि दल ठीक है या नहीं। हम सभी पिछले कुछ वक्त से मीरांश दल से बचकर भागते आए हैं। काफी वक्त हो गया, लेकिन स्वर्गराज शुद्धि दल की कोई खबर हमें हासिल नहीं हुई है। लेकिन मेरा मानना है कि उन्हें ज्यादा कुछ नहीं हुआ होगा, क्योंकि दल की लीडर जो उनके साथ है। वैसे ध्रुव, मुझे याद है कि तुम शायद गालवान साम्राज्य के रायजादा कुटुंब से आते हो ना? उसके मुंह से रायजादा कुटुंब का नाम सुनते ही छोटू को अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, जिसके साथ उसने कहा, हाँ, क्या हुआ गालवान साम्राज्य और रायजादा कुटुंब को? इस पर लानिया ने हड़बड़ाते हुए उसे बताया, ध्रुव, तुम्हें जल्द से जल्द गालवान साम्राज्य जाना चाहिए। उस साम्राज्य पर आसपास के साम्राज्यों ने चारों तरफ से हमला बोल दिया है। वो सारे साम्राज्य मीरांश दल की सरपरस्ती कबूल कर चुके हैं, इसलिए उनके कहने पर वो गालवान साम्राज्य को खत्म करने की कोशिश में लगे। पिछले 3 महीनों में गालवान साम्राज्य की हालत बद से बदतर हो गई है ध्रुव। बल्कि साम्राज्य के सभी ताकतवर दल राजधानी में मौजूद हैं। अगर राजधानी उनके हाथ से चली गई तो उस जगह पर खून की नदियां बहने से कोई नहीं रोक पाएगा ध्रुव। तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। उसने अपनी बात कही थी कि अचानक से आसपास के तापमान में गिरावट आने लगी। छोटू के चेहरे पर एक पल पहले जो मुस्कुराहट थी, उसकी जगह एक बड़े खूंखार इरादे ने ले ली थी। छोटू के शरीर से बेइंतहा शक्तियां निकलने लगी थी, जिसे महसूस कर लानिया और बाकी कमजोर लोग भी खौफजदा हो गए। जाहिर सी बात थी कि वो इतने ताकतवर नहीं थे कि छोटू की शक्तियों को झेल सके। इस वजह से हर कोई चेहरे पर खौफ के साथ पीछे हटने लगा। तभी निंजा ने सामने आकर कहा, भैया, गुस्से पर काबू कीजिए। निंजा की बात सुनते ही जैसे छोटू वापस होश में आने लगा और उसने अपने शरीर से निकलती खतरनाक शक्तियों को काबू किया, मगर उसकी आंखों में झलकता खूंखार इरादा अभी भी बरकरार था, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते। इतने में छोटू ने लानिया की तरफ देख कर कहा, लानिया, क्या तुम हमें गालवान साम्राज्य का रास्ता दिखा सकती हो? हमें जल्द से जल्द वहां लौटना होगा। और फिक्र मत करो, मैं कुछ योद्धा भेजकर तुम्हारे दल वालों को सही सलामत सुरक्षित जगह पर पहुंचवा दूंगा। ये सुनकर लानिया ने चैन की सांस ली, क्योंकि उसे अपने दल वालों की बहुत फिक्र थी। अब जो कि छोटू ने खुद उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने योद्धाओं को दी थी, इससे लानिया की फिक्र तकरीबन खत्म हो गई। इसके बाद उसने मीरा आंटी की तरफ देखते हुए कहा, मीरा आंटी, मैं ध्रुव के साथ गालवान साम्राज्य जा रही हूँ, मेरे दल वालों का ध्यान रखिएगा। इस पर मीरा आंटी खुशी खुशी राजी हुई। वो जानती थी कि छोटू और उसके साथी बहुत ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए उनकी मदद करना आगे जाकर सभी के लिए बहुत अच्छा होता। तभी छोटू ने अपना हाथ आगे लाते हुए बघीरा घातक फौज के एक योद्धा से कहा, तुम 200 योद्धा अपने साथ ले जाओ और इन सभी को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दो। लानिया, चलो चलते हैं। वहीं मीरा आंटी ने देखा कि छोटू ने जिस योद्धा को उन्हें बचाने की जिम्मेदारी दी थी वो महारथी महाप्राण था। और तो और बघीरा घातक फौज के बाकी योद्धाओं की शक्तियां भी बहुत ज्यादा थी। इस चीज को देखकर मीरा आंटी ने मन ही मन कहा, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि महज 3 सालों में यावर दल का ये लड़का इतना ताकतवर हो जाएगा। जब राजार और बाकी दोनों को इसके आने का पता चलेगा तो उनकी जिंदगियां तो बर्बाद हो जाएंगी। मन ही मन मीरा आंटी मीरांश दल के लीडर्स के बुरे हाल की दुआ करते हुए खुश हो रही थी। मीरांश दल ने ही जंग छेड़ी थी, जिससे पूर्वी हिस्से में हंगामा मच गया था। अब एक लड़का वापस पूर्वी हिस्से में आ गया था, जो मीरांश दल के पापों का हिसाब पूरा करने आया था। एक तरह से छोटू के आने के साथ ही मीरांश दल का बुरा वक्त शुरू हो गया था। इतने में छोटू ने अपने साथियों को इशारा करते हुए उनके साथ आगे बढ़ना शुरू किया। आगे बढ़ते वक्त उसकी अंदरूनी शक्तियों की मदद से लानिया भी तेजी से आगे बढ़ पा रही थी। फिर वो सभी तेजी से वहां से गायब हो गए और काफी दूर चले गए। रास्ते में छोटू ने लानिया की तरफ देखकर उससे कहा, लानिया, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि पूर्वी हिस्से में इस वक्त हालात कैसे हैं? इस पर लानिया ने उसे बताना शुरू किया, मीरांश दल के अलावा सिर्फ यावर दल और स्वर्ग राज शुद्धि दल ही हैं जो सही सलामत बचे हैं। बाकी के महान दल तो खत्म हो गए, या तो मीरांश दल से घबराकर उनके साथ जुड़ गए हैं। लेकिन उसकी बात पर छोटू के चेहरे पर थोड़ी परेशानी दिखी, जिसके साथ उसने कहा, लेकिन मीरांश दल आखिर इतना ताकतवर कब से हो गया? भले ही पहले वो सभी महान दलों में सबसे ताकतवर दल था, मगर इतने सारे महान दलों को एक साथ खत्म करना तो उसके बस में नहीं था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जो वो इतने ताकतवर बन गए?
छोटू का सवाल जायज था, जिसके जवाब में लानिया ने कहा, वैसे तो तुम जो कह रहे हो वो सच है, पता नहीं कैसे, मगर पूर्वी हिस्से के दलों के खिलाफ जंग छेड़ने के कुछ वक्त बाद अचानक से मीरांश दल की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसलिए बाकी दल तो उनके सामने कुछ कर ही नहीं पाए। लगता है इतने वक्त से मीरांश दल ने अपनी असली ताकत को छुपा कर रखा था। पर उसकी बात सुनते वक्त छोटू के दिमाग में कुछ और ही ख्याल चल रहे थे। उन्होंने अपनी असली ताकत छुपाई नहीं, बल्कि जंग के दौरान एक छुपी हुई ताकत ने उनका साथ देना शुरू कर दिया। ये ताकत जरूर अंधेरे के गुलामों की थी। छोटू को हिमान और बाकी दोनों के पास दैत्य बीज मिले थे, जिससे ये साफ हो गया था कि मीरांश दल और अंधेरे के गुलामों के बीच कोई तो खिचड़ी पक रही थी। शायद इसलिए अंधेरे के गुलामों ने कोई खुफिया तरीका अपनाकर मीरांश दल के योद्धाओं की शक्तियां काफी बढ़ा दी। इतने में छोटू ने लानिया की तरफ देखकर उससे सवाल किया, और यावर दल, वो कैसी हालत में है लानिया? भले ही छोटू यावर दल में सिर्फ साल भर रहा था, लेकिन इतने कम वक्त में भी उसने यावर दल को अपना दूसरा घर मान लिया था। वहां मिले लोग और यादें छोटू कभी नहीं भुला सकता था, इसलिए उसे यावर दल की फिक्र थी। नीरजा, जरीना, विहान, महेंद्र और बाकी सभी योद्धाओं को छोटू सही सलामत देखना चाहता था। तभी लानिया ने भी छोटू की तरफ देखा। वो जानती थी कि छोटू 3 साल पहले खुद को यावर दल से दूर कर चुका था। फिर उसने जवाब देते हुए कहा, यावर दल ठीक है ध्रुव, वैसे तो मीरांश दल उन पर बहुत से हमले कर चुका है, लेकिन हर बार यावर दल उनकी कोशिश नाकाम करने में कामयाब रहा। यावर दल के पास एक बहुत ही कमाल की योद्धा है ध्रुव, जिसकी शक्तियां पिछले 3 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मेरे ख्याल से तुम उसे जानते होंगे। वो योद्धा कोई और नहीं बल्कि जरीना है, यानी यावर दल के लीडर महेंद्र की छोटी बेटी। वो पूर्वी हिस्से में काफी मशहूर हो गई है, बल्कि एक वक्त पर मीरांश दल ने कुछ इंद्रजीत योद्धा भेजे थे यावर दल को खत्म करने के लिए, लेकिन जरीना ने उन्हें भी बुरी तरह जख्मी कर दिया और उनकी कोशिश नाकाम कर दी। वैसे उस वक्त खुद जरीना काफी जख्मी हो गई थी, लेकिन आखिर में वो अपने मकसद में कामयाब तो हुई। जरीना के जख्मी होने के बारे में सुनकर छोटू के चेहरे की बेरहमी और ज्यादा बढ़ने लगी। वो गुस्से में अपने दांत पीसने लगा, जिसे देखकर लानिया ने उससे आगे कहा, उसके जख्मी होने की बात 6 महीने पहले की है ध्रुव। मैं ये तो नहीं जानती कि आखिर जरीना कौन सी ट्रेनिंग कर रही है, क्योंकि दिन ब दिन उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उसकी वजह से ही यावर दल पर होने वाले मीरांश दल के सभी हमले नाकाम साबित हुए हैं। मगर जरीना के होने के बावजूद मीरांश दल की ताकत भी काफी खतरनाक है, इसलिए फिलहाल तो यावर दल अपनी तकनीक इस्तेमाल कर छुपा हुआ है। मीरांश दल की हरकतों के बारे में सुनते हुए छोटू के चेहरे की नाराजगी काफी बढ़ती जा रही थी। उसे पता था कि जरीना की शक्तियां इतने कम वक्त में इतनी ज्यादा कैसे हो रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि धीरे धीरे वो बर्फ की मलिका में बदलती जा रही थी। एक बार बर्फ की मलिका पूरी तरह जरीना पर हावी हो जाती, तब शायद छोटू दोबारा अपनी दोस्त से नहीं मिल पाता। और उसके साथ ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि मीरांश दल वाले यावर दल पर हमले करते जा रहे थे। इतने में लानिया ने अपनी बात खत्म करते हुए आगे कहा, कुछ वक्त तक तो यावर दल को कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। एक बार तुम गालवान साम्राज्य के सिर पर मंडराती मुश्किल खत्म कर दो, तब तुम यावर दल जाकर उनकी मदद कर सकते हो। वैसे मौजूदा हालात में गालवान साम्राज्य भी पहले जैसा नहीं है, उनकी शक्तियां महान दलों से कमजोर नहीं मानी जा सकती। ये सुनकर छोटू काफी हैरान हो गया। उसे याद था कि जब वो गालवान साम्राज्य से निकला था तब वो एक छोटा सा साम्राज्य था। ऐसे में आखिर अब वो साम्राज्य इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया था कि किसी महान दल की बराबरी कर सके। तो क्या होगा जब छोटू पहुंचेगा गालवान साम्राज्य अपने परिवार से मिलने, और कैसे बचा पाएगा वो यावर दल को मीरांश दल के शैतानी इरादों से? जानने